वेलकम टू बुरानिया इलेक्ट्रिकल क्लासेज। आज अपने विद्युत धारा के प्रभाव ही पढ़ेंगे, जो कि पीछे वाली वीडियो में कुछ टॉपिक शेष रह गए थे। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव। वैसे तो विद्युत धारा के 6 प्रभाव होते हैं, लेकिन पीछे की वीडियो में अपने ने 5 कंप्लीट कर लिए थे, एक रह गया था जो इस वीडियो में अपने कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन से प्रभाव अपनों ने पीछे पढ़े थे? तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, किरण प्रभाव, गैसीय प्रभाव, और नेक्स्ट अपने आएगा विद्युत आघात या शारीरिक प्रभाव या विद्युत आघात इफेक्ट कहलाता है वैसे तो अपनों ने लास्ट पढ़ा था गैसीय प्रभाव। गैसों का आयनीकरण होता है, आयन बनते हैं। तो जो आयन होता है, आयनीकरण होता है, आयन बनते हैं। वास्तव में आयन और आयनीकरण होता क्या है? आयन और आयन तो आयन और आयनीकरण में क्या पढ़ेंगे कि आयन किसे कहते हैं और आयनीकरण क्या होता है। तो आवेश युक्त परमाणु क्या कहलाते हैं? कुछ परमाणु कहलाते हैं जो आवेश युक्त परमाणु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आवेश युक्त परमाणु आयन कहलाते हैं। या किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होने के कारण वो वैद्युतिक रूप से उदासीन नहीं रहते, आयन बन जाते हैं। कुछ तत्व होते हैं उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होने के कारण वो क्या है, उदासीन नहीं रहते, वो आयन बन जाते हैं। और आयन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आयनीकरण कहलाती है। तो सीधा आपने देखे तो आवेश युक्त परमाणु, आवेश युक्त परमाणु क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। और आयन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयनीकरण कहलाती है। आयन बनने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो अपने विद्युत धारा के प्रभाव सारे 6 होते हैं। 5 अपनों ने कंप्लीट कर लिए थे, छठा आज अपने इस टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। तो छठा क्या होता है? शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव क्या होता है? शारीरिक से अपने आप लोग समझते ही हो। शारीरिक मतलब अपने शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? शारीरिक प्रभाव कहलाता है। तो मनुष्य को जो झटका लगता है वो ही क्या होता है? शारीरिक प्रभाव कहलाता है। मनुष्य को झटका कितने वोल्टेज पे लगता है? एक सजीव व्यक्ति या कोई भी सजीव है तो उसको झटका कितने वोल्टेज पे लगता है? तो एक सजीव व्यक्ति को 90 वोल्टेज पे क्या होता है? झटका महसूस होता है। अगर इससे कम वोल्टेज है तो हमारे शरीर में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो अपने को महसूस नहीं होगा। अगर 90 वोल्टेज को अपने क्या कर लेंगे, छू लेंगे, तो अपने शरीर में एक झटका महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्या रीज़न होता है? क्योंकि अपने रक्त का प्रवाह और विद्युत धारा के प्रभाव में बहुत ज़्यादा अंतर है। रक्त का प्रभाव धीरे धीरे प्रवाहित होता है। अगर विद्युत धारा का अपने शरीर में प्रवाह होता है तो विद्युत धारा की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और इस चाल से अपने शरीर के शरीर का रक्तचाप है वो क्या होता है? तालमेल स्थापित नहीं करता। इससे अपने शरीर को एक झटका महसूस होता है। तो शारीरिक प्रभाव क्या होता है? शारीरिक प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के या किसी सजीव वस्तु के अंदर 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज शरीर के अंदर से प्रवाहित हो जाती है तो शरीर को एक झटका महसूस होता है, और वो क्या कहलाता है? शारीरिक प्रभाव कहलाता है। 90 वोल्टेज से अधिक, 90 वोल्ट से अधिक, चाहे वो AC हो या DC हो,
ये नहीं है कि अगर एसी प्रवाहित हो रही है तो अपने को झटका महसूस हो रहा है, या डीसी प्रवाहित हो रही है तो अपने को झटका महसूस हो, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो, 90 वोल्टेज से अगर अधिक है तो अपने शरीर को झटका महसूस होगा। अगर कई बार पूछा जाता है कि कौन सी वोल्टेज होती है वो शरीर को अपनी तरफ खींचती है या सजीव वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, और कौन सी वस्तु है वो दूर धकेलती है, तो हमेशा डीसी होती है वो दूर धकेलती है, और एसी होती है वो अपने को अपनी तरफ खींचती है। एसी के अपने अगर हाथ लगाएंगे झटका महसूस होगा तो वो अपनी तरफ खींचेगी, और डीसी होती है वो हमेशा क्या होती है, दूर धकेलती है। तो अपने को झटका लगता है वो किन बातों पे निर्भर करता है? शरीर के जो झटका लगता है वो निर्भर करता है धारा, वोल्टेज और समय पे निर्भर करता है। कितनी धारा या वोल्टेज का झटका लगाए, कितनी देर तक लगाए, तो किन बातों पे निर्भर करता है? कितनी धारा का लगाए, कितनी देर तक लगाए, कि अपने शरीर पे क्या इफेक्ट कर रहा है। कम वोल्टेज का लगेगा तो कम इफेक्ट करेगा, ज़्यादा वोल्टेज का लगेगा तो ज़्यादा इफेक्ट। तो विद्युत धारा का प्रभाव धारा आगे अपने क्या देखेंगे कि विद्युत धारा का मान और इसका प्रभाव। कितने मान का अपने को झटका लगेगा तो अपने शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर 1 मिली एम्पियर का अपने को झटका लगेगा तो अपने शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपने शरीर को विद्युत का झटका महसूस ही नहीं होगा। अगर 1 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर का अपने को झटका लगेगा तो हल्का महसूस होगा, हल्का सा झटका अपने शरीर को महसूस होगा, और अपने शरीर से अगर किसी जगह से अपने को विद्युत को टच कर रखा है तो वहाँ से अपने इसको हटा लेंगे। अगर 3 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर का अपने को झटका लगेगा तो दर्दनाक झटका लगेगा, लेकिन शरीर पर नियंत्रण रहेगा, शरीर गिरेगा, अपने नीचे नहीं गिरेंगे। और 10 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर का अगर अपने को झटका लगेगा, इनके बीच में लगेगा तो नसों पर नियंत्रण नहीं रहेगा और अपना शरीर क्या हो जाएगा, या अपने वहाँ क्या करेंगे, बेहोश हो जाएंगे और गिर जाएंगे। 30 मिली एम्पियर से 75 मिली एम्पियर का अगर अपने को झटका लगेगा तो शरीर का कुछ हिस्सा निष्क्रिय हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा, या शरीर का कुछ हाफ हिस्सा होता है वो लकवा भी मार सकता है। और 75 मिली एम्पियर से लेकर 4 एम्पियर तक का अगर झटका लगेगा तो शरीर का जो दिल का रक्त पंप करने वाला भाग है वो निष्क्रिय हो जाएगा, और व्यक्ति की हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाती है। तो विद्युत झटका लगते समय व्यक्ति कई बार क्या होता है, बेहोश हो जाता है। वो जिस जगह वो काम कर रहा है वहाँ वो बेहोश हो जाता है, तो उस जगह अपने उसका प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। ठीक है, झटका लग गया, बेहोश हो गया, तो उसका प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ अपने काम करते हैं वहाँ ज़रूरी तो नहीं है कि डॉक्टर होंगे या अपने आसपास कोई डॉक्टर होगा। तो प्राथमिक उपचार, सबसे पहले तो प्राथमिक उपचार कहते हैं डॉक्टर के आने से पहले किया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो प्राथमिक उपचार में अपने कौन कौन सी विधियाँ काम में लेंगे। इम्पोर्टेंट 3 प्रकार की विधियाँ होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सब 3 विधियाँ होती है, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, मुँह से मुँह विधि। तो सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार से लेटाया जाता है, शेफर विधि में किस प्रकार से लेटाया जाता है, और मुँह से मुँह विधि में आपको इसमें आगे समझा दूँगी। तो कृत्रिम श्वास की कितनी विधियाँ हैं, कृत्रिम श्वास की 3 विधियाँ। सबसे पहली होती है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। दूसरी कौन सी है, शेफर विधि। शेफर विधि, शेफर विधि में व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है। और तीसरी होती है मुँह से मुँह विधि। मुँह से तो सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटा के क्या किया जाता है, कृत्रिम श्वास दिया जाता है। पीठ के बल क्यों लेटाया जाता है कि जिस टाइम व्यक्ति को पेट पे या तो झटका लगने से वो गिरा है तो कहीं चोट आ गई है, या उसको ज़्यादा झटका लगने से पेट के बल छाले हो गए हैं तो उसको पीठ के बल लेटाया जाता है। शेफर विधि में व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के गिरने से अगर पीठ पे चोट आ गई है
तो उसको क्या लेटाया जाता है, पेट के बल लेटाया जाता है। और जो मुँह से मुँह मेथड होता है, इसमें जो व्यक्ति को क्या किया जाता है, जो व्यक्ति बेहोश हुआ है उसके मुँह पे साफ अच्छा कपड़ा रखे और अपने मुँह को, जो व्यक्ति सांस दे रहा है वो अपने मुँह को अच्छे से साफ करके और उसको मुँह से श्वास क्रिया अपनाई जाती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्यक्ति को श्वास विधि मतलब कितने टाइम तक दी जाती है। कृत्रिम श्वास विधि होती है वो 1 मिनट में 10 से 12 बार दी जाती है और एक बार जो श्वास विधि दी जाती है उसका टाइम होता है 2 से 3 सेकंड का। ठीक है, तो 1 मिनट में 10 से 12 बार अपने कृत्रिम श्वास विधि क्या करते हैं, दे सकते हैं। आगे अपना टॉपिक है आग। आग किन किन बातों पे निर्भर करती है? आग हमेशा 3 बातों पे निर्भर करती है। अगर ये तीनों चीज़ वहाँ मौजूद है तो वहाँ क्या होता है, आग लग सकती है। और तीनों में से अपने अगर एक चीज़ को हटा लिया जाता है तो क्या क्या अपने आग पर काबू पा सकते हैं या आग को अपने बुझा सकते हैं। तापमान, O2 ऑक्सीजन और ईंधन, ये तीनों चीज़ें जहाँ मौजूद होती है वहाँ क्या होता है, आग लगती है। अगर ऑक्सीजन को हटा लिया जाता है तो ताप और ईंधन होगा, आग नहीं लगेगी। अगर ईंधन को उठा लेंगे तो ताप और O2 होगा लेकिन आग नहीं लगेगी। अगर ताप को उठा लेंगे तो O2 और ईंधन हो जाए, वहाँ आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर आग भयानक लगी है तो वहाँ अपने ताप को नहीं हटा सकते जल्दी से, ईंधन को भी नहीं निकाल सकते, लेकिन O2 की सप्लाई को क्या कर सकते हैं, वहाँ अपने रोक सकते हैं। तो आग जो वैद्युतिक तार होता है या किसी भी चीज़ के अंदर जो आग लगी हुई होती है उसको बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, और अपने इसमें देखेंगे तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि आग किस चीज़ के अंदर लगी हुई है, किस प्रकार की आग है। तो अपने इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर 4 प्रकार की आगों को पढ़ेंगे। ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की आग और डी श्रेणी की आग। ये ए श्रेणी की आग होती है वो किस में लगी होती है, किस चीज़ से बुझाया जाएगा। बी की होती है वो किस चीज़ में लगी होती है और किस चीज़ से इसको अपने बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए श्रेणी की आग। ए श्रेणी की आग कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक, कागज़, कपड़ा और प्लास्टिक। ए श्रेणी की आग होती है, जो कागज़, कपड़ा और प्लास्टिक में आग लगी होती है वो ए श्रेणी की आग होती है। इसको बुझाने के लिए शीतल जल की फुहारें भी क्या होती है, काम में ली जा सकती है। और अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कौन सी आग बुझाने में किया जाता है, तो ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए जल युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, जो सिलेंडर होता है ना, अग्निशामक यंत्र वाला जो सिलेंडर होता है उसमें वायु दाब के साथ जल को भरा जाता है। जहाँ आग लगी होती है उसको अपने क्या करेंगे, वहाँ इसका छिड़काव करेंगे तो आग क्या हो जाएगी, वहाँ बुझ जाएगी। दूसरी होती है बी श्रेणी की आग। बी श्रेणी की आग कौन सी होती है, तेलीय पदार्थ, तेलीय वस्तु, तेलीय पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, जो बी श्रेणी की आग होती है वो जो तेलीय पदार्थों में लगी आग होती है वो होती है जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इसमें आग लगी होती है जो बी श्रेणी के अंदर आती है। इसको बुझाने के लिए अपने कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं, तो जाग युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग बी श्रेणी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। जो जाग युक्त अग्निशामक यंत्र क्या होता है, जो सिलेंडर होता है उसमें झाग पैदा करने के लिए खनिज तेल या साबुन का इस्तेमाल किया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, पानी में मिला के और वायु दाब के साथ सिलेंडर में भर दिया जाता है। जिस जगह आग बुझानी है वहाँ पर इसका छिड़काव करते हैं तो उसकी एक परत उस पर क्या बन
उसकी एक लहर उस पर बन जाती है और O2 की सप्लाई को क्या कर दिया जाता है, कट कर, वो लहर बनने से O2 की सप्लाई कट हो जाती है और वहाँ से आग बुझ जाती है। कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि चिकरण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चिकरण विधि का प्रयोग बी श्रेणी की आग बुझाने में किया जाता है। चिकरण मेथड का प्रयोग बी श्रेणी की आग बुझाने में किया जाता है। तीसरी है सी श्रेणी की आग। तो गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ कौन कौन से हो गए, एलपीजी, हाइड्रोजन, सीएनजी, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, तो विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है, जैसे एलपीजी गैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सीएनजी हो गया, ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, जो भी गैसें होती है वो क्या होती है, आग लगने में सहायक होती है। अगर इसमें आग लग गई तो अपने किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो जो शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र होता है इसका प्रयोग अपने सी श्रेणी की आग बुझाने में किया जाता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र क्या होता है, जो सिलेंडर के अंदर एक शुष्क पाउडर भरा जाता है जो क्या होता है, अग्नि रोधक होता है, और उसको क्या सिलेंडर में वायु दाब के साथ भर दिया जाता है। जिस गैस में कहीं भी आग लगी होती है तो उसको बुझाने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, तो उससे शुष्क पाउडर की क्या हो जाती है, एक परत उस पर जम जाती है और O2 की सप्लाई को O2 की सप्लाई वहाँ से कट हो जाती है और आग पे अपने वहाँ काबू पा सकते हैं। चौथी होती है डी श्रेणी की आग। डी श्रेणी की आग, जो धात्विक पदार्थ और विद्युतिक लाइनें, धात्विक पदार्थ व विद्युतिक लाइनों में जो आग लगी होती है इसको बुझाने के लिए, वो धात्विक पदार्थ व विद्युतिक लाइनों में जो आग लगी होती है वो कौन सी होती है, डी श्रेणी की आग होती है। तो इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपने, तो डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे। इस यंत्र के अंदर दो प्रकार का मिश्रण भरा हुआ होता है, लेकिन दोनों साथ मिक्स करके नहीं भरा होता। एक तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या भरा होता है, सोडियम और एक होता है तनुगंधक का अम्ल। H2SO4। जो सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है वो तो सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है और उसके अंदर एक कांच की बोतल को सील करके डाला जाता है। जो कांच की बोतल होती है उसमें तनुगंधक का अम्ल भरा हुआ होता है। लेकिन जब इस धात्विक पदार्थों विद्युतिक पदार्थों में आग लगी है तो इस सिलेंडर का जब अपने प्रयोग कर रहे हैं तो उस सिलेंडर को सबसे पहले उल्टा करके नीचे पटका जाता है, ताकि वो कांच की जो बोतल होती है वो क्या हो जाती है, उसमें टूट जाती है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस तनुगंधक का अम्ल एक रासायनिक क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आग बुझाने में सहायक होता है। तो डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। एक होता है CTC अग्निशामक यंत्र, CTC या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म देखें तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र होता है। इस यंत्र का प्रयोग सभी प्रकार की आग बुझाने में
किया जाता है, चाहे वो ए श्रेणी की हो, चाहे वो बी श्रेणी की हो, सी श्रेणी की हो या डी श्रेणी की हो, सभी प्रकार की आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए जो धात्विक तारों में लगी होती है वहाँ अपने किसका प्रयोग नहीं करेंगे, पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रेत का प्रयोग होता है, वो सभी प्रकार की आग बुझाने में अपने कर सकते हैं। रेत विद्युत का कुचालक होती है, सूखी रेत। रेत में ये नहीं है कि आप गीली मिट्टी भी ले सकते हो, रेत के अंदर सूखी रेत का प्रयोग अपने सभी प्रकार की आग बुझाने में कर सकते हैं। और पानी का प्रयोग डी श्रेणी की आग बुझाने में नहीं करेंगे, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और वो क्या करेगा, जो व्यक्ति पानी डाल रहा है उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो विद्युत झटके से बचने के लिए अपने डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। थैंक यू फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।